नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एग्जाम अनफिल्टर्ड पर। दोस्तों, आज हम लोग इरिटेरिया का जो एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है उसकी इतिहास की कक्षा सेवंथ की देखेंगे। इतिहास की कक्षा सेवंथ की पूरा चैप्टर देखेंगे। इससे पिछला वीडियो में हम लोग इतिहास की कक्षा 6 क्लास का वीडियो देखे थे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से बने रहें और डेली इस चैनल पर एक एक वीडियो आती है। आज कल कक्षा 6 आया तो आज कक्षा 7 का आप वीडियो देखेंगे। देखिए दोस्तों, कक्षा 7 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कक्षा 7 में जो हो जाएगा इतिहास में कौन कौन सा चैप्टर है। देखिए, पहला चैप्टर जो हो जाएगा प्रारंभिक कथन, हजारों वर्षों से हुए परिवर्तनों की पड़ताल। दूसरा चैप्टर हो जाएगा राजा और उसके राज्य। तीसरा चैप्टर जो हो जाएगा दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। चौथा चैप्टर हो जाएगा मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। पांचवा चैप्टर होगा जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। छठा चैप्टर हो जाएगा ईश्वर से अनुराग। सातवां हो जाएगा क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण। आठवां और अंतिम चैप्टर हो जाएगा 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। इस प्रकार दोस्तों हम लोग ये सभी चैप्टर का आज एनसीईआरटी का जो ऑब्जेक्टिव है उसका देखेंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखें शुरू से लेकर अंत तक। पहला क्वेश्चन कह रहा है 14वीं शताब्दी के इतिहास का जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला वृत्तांत कब लिखा था। देखिए, 14वीं शताब्दी के इतिहास का जियाउद्दीन बर्नी द्वारा अपना पहला वृत्तांत जो हो जाएगा 1356 ईस्वी में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था। देखिए, रहट का प्रयोग जो हो जाएगा सिंचाई के लिए किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। देखिए, जातक कथाओं का संकलन जो हो जाएगा बौद्ध अनुयायी द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं भारत दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों को क्या कहा जाता था। देखिए, दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को जो हो जाएगा बेल्ला कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, बेलल्ला। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। देखिए, त्रिकोणात्मक संघर्ष में 3 वंश थे जिसमें जो हो जाएगा प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश थे, लेकिन त्रिकोणीय युद्ध में चोल वंश नहीं शामिल थे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं दक्कन के राष्ट्रकूट किनके सामंत थे। देखिए, दक्कन के राष्ट्रकूट जो हो जाएगा कर्नाटक के चालुक्यों के सामंत थे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना निम्न में से किस चोल शासक द्वारा किया गया था। देखिए, गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना इनमें से जो हो जाएगा राजेंद्र प्रथम द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं चोल काल के संबंध में इतिहास नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। कहता है उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, चोल काल में किसानों की बस्तियों को उर्र कहा जाता था जो कि सिंचित खेती के कारण बहुत प्रसिद्ध हो गया था। यह सही कथन है। गांवों के समूहों को नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद तथा नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासकीय कार्य करते थे। यह भी सही कथन है। देखिए, चोल काल के संबंध में दोनों का दोनों कथन सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था। देखिए, पल्लवों के काल में नगरम जो हो जाएगा व्यापारियों के संगठन को नगरम कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी चीजें शामिल होती हैं। देखिए, पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में जो हो जाएगा अभिलेख भी शामिल होता है, मिट्टी के बर्तन भी, जानवर की हड्डियाँ भी, धातु भी, औजार भी और आभूषण भी। पुरातात्विक स्रोत में सभी के सभी चीज़ें को शामिल किया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6
11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके दरबार में था। देखिए मुगलों की जागीर जो हो जाएगा दिल्ली सुल्तानों में इक्ता के दरबार में था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। मध्यकाल में रानी दिद्दा किस क्षेत्र की शासिका थी। देखिए रानी दिद्दा जो हो जाएगा यह कश्मीर की शासिका थी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे। देखिए दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को जो हो जाएगा खराज कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। देखिए दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण जो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सूर्यवंश ने दिल्ली पर कितने वर्षों तक शासन किया था। देखिए सूर्यवंश ने दिल्ली पर जो हो जाएगा 15 वर्ष शासन किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करने के लिए दिया गया है। 16 देखिए कह रहा है सही मिलान करें। फर्रुख मुगल बादशाह और कार्यकाल है। देखिए फर्रुख शेर का कार्यकाल जो हो जाएगा 1713 से 1719 के बीच था। आलमगीर द्वितीय के कार्यकाल जो हो जाएगा 1759 से 1806 के बीच था। फिर तीसरा देखते हैं, शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल जो हो जाएगा 1754 से 1759 के बीच था। और अहमद शाह के कार्यकाल जो हो जाएगा 1748 से 1754 के बीच था। इस प्रकार इसका सही मिलान देख लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन, मुगल काल में सवाई राजा जयसिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी। देखिए मुगल काल में सवाई राजा जयसिंह को जो हो जाएगा मालवा के क्षेत्र की सूबेदारी दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था। दल खालसा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था। देखिए राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का जो हो जाएगा 20% हिस्सा संरक्षण के लिए रखा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है मुगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है। माता की ओर से वे तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। देखिए मुगलों के संबंध में ये गलत कथन है। पिता की ओर से वे चंगेज खान के वंशज थे, ये भी गलत है। देखिए मुगल के बारे में दोनों का दोनों कथन गलत है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न तो 1 न तो 2। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में तोप का पहला प्रयोग पहली बार किस युद्ध में हुआ था। देखिए तोप का प्रयोग पहली बार जो हो जाएगा पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। पानीपत की प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, करा कौन सा कथन सत्य है। देखिए मुगलों के नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे, सही कथन है। इनके पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर थी, यह भी सही कथन है। देखिए मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में दोनों के दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अकबर ने जागीरों का सही आकलन कर मनसबदारों में वितरित किया था, सही कथन है। औरंगजेब के शासनकाल में मनसबदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुआ था, यह भी सही कथन है। देखिए मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में दोनों का दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मुगलों की राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता था। देखिए मुगलों की राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को जो हो जाएगा जब्त कहला जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अकबरनामा किसने लिखा था। देखिए अकबरनामा जो हो जाएगा अबुल फजल द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता था। देखिए अकबर ने बंगाल को जो हो जाएगा 1586 में जीता था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 13वीं और 14वीं शताब्दी के समय खोखर जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित थे। देखिए 13वीं और 14वीं
शताब्दी के समय खुख्खर जनजाति जो हो जाएगा पंजाब क्षेत्र से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मोहन सिंह ने 1591 में किस जनजाति के लोगों पर हमला किया था? देखिए, अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मोहन सिंह ने 1591 जो हो जाएगा चेरो पर हमला किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकाल में जातियों की संख्या बढ़ने का क्या कारण था? देखिए, मध्यकाल में जातियों की संख्या बढ़ने का कारण जो हो जाएगा जनजातियों और अन्य सामाजिक समूहों के जाति व्यवस्था में शामिल होने के कारण सही है। विशेषज्ञताएं प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को जातियों के रूप में मान्यता दिया गया, यह भी सही कथन है। ब्राह्मणों द्वारा नए जातियों के उद्भव का विरोध किया गया, ये गलत कथन है। देखिए, केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1565 में आसिफ खान द्वारा गढ़कटंगा पर आक्रमण का सामना किसने किया? देखिए, 1565 में आसिफ खान द्वारा गढ़कटंगा पर आक्रमण का सामना जो हो जाएगा रानी दुर्गावती द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन का चयन करने के लिए कह रहा है। देखिए, दक्षिणी भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन कौन सा है? नैनार शैव संत थे, सही कथन है। अलवार वैष्णव संत थे, सही कथन है। ये संत केवल अस्पृश्य समझने वाले को पुलैया पनार जातियों के लोग थे, ये गलत कथन है। देखिए, दक्षिण भारतीय संतों के बारे में सत्य कथन केवल 1 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। दोस्तों, आप लोग कंटिन्यू हमारे चैनल से बने रहें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, करा नीचे दिए गए कूट में सही विकल्पों का चयन करें। पुहार पौंड्रियों का बंदरगाह था, देखिए गलत कथन है। मदुरै चोलों का बंदरगाह था, यह भी गलत कथन है। देखिए, पुहार जो जगह चोल का बंदरगाह था, मदुरै पौंड्रों का बंदरगाह था। इस प्रकार इसका कोई भी कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तैंतीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सत्य कथन का चयन करने के लिए कह रहा है दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है? शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था, गलत कथन है। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, यह सही कथन है। उन्होंने जगत को मिथ्या या माया कहा था, यह भी सही है। मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया था, यह भी सही कथन है। देखिए, दार्शनिक शंकर के संबंध में 2, 3, 4 सही कथन है। आइए देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 2, 3, 4। अब 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? देखिए, वीर शैव आंदोलन जो हो जाएगा कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेनो कहिए पीर पराई जौने रे किसने लिखा था? देखिए, यह महात्मा गांधी का वैष्णव भजन था। यह जो हो जाएगा नरसिंह मेहता द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभ में नागपंथ नॉर्थ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए थे? देखिए, नॉर्थ पंथ जो हो जाएगा यह उत्तरी क्षेत्र में लोकप्रिय हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई थी? देखिए, मीराबाई जो हो जाएगा रविदास की अनुयायी बन गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही विकल्प है? बेट्टी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नगद में संग्रहित किया जाता था, ये गलत कथन है चोल काल के संबंध में। कदमई एक भू राजस्व था, यह सही कथन है। देखिए, केवल 2 कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था? देखिए, कबीर का जन्म जो हो जाएगा जुलाहा परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? गुरु नानक ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थंकरों का कालक्रम का अनुसार
सही क्रम चुनिए। देखिए, भारत की यात्रा पर आए चीनी बौद्ध तीर्थंकर का सही क्रम जो हो जाएगा, सबसे पहले फाहियान आया था, फिर उसके बाद ह्वेनसांग आया था और सबसे अंतिम मेइतसिंग आया था। इसका सही क्रम ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अब 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, व्यापार के संबंध में सही कथन नहीं है। कौन कह रहा है? व्यापारियां सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्ग का प्रयोग करते थे, गलत कथन है। देखिए, संगम मार्ग में केवल समुद्री मार्ग का प्रयोग नहीं किया जाता था, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। बाकी तीनों सही है दोनों। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, यह सही कथन है। संगम काल के संबंध में दक्षिण भारत से रोम से व्यापार का प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं, यह भी सही है। अब 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक मानव निम्न में से किस आधार पर पौधे तथा जानवरों का चयन करते थे? देखिए, प्रारंभिक मानव जो हो जाएगा, पौधे तथा जानवरों का चयन जिनके बीमार होने की संभावना कम हो, बड़े दाने और मजबूत डंठल वाले पौधे व हिंसक जानवर, यह तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कराए असत्य कथन का चयन करने के लिए। देखिए, किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है, सही कथन है। श्री भगवत गीता में भक्ति मार्ग को स्वीकार किया गया, यह भी सही कथन है। भक्ति की विचारधारा को बौद्ध तथा जैन पंथों में अस्वीकार कर दिया गया, यह गलत कथन है। देखिए, यह भी अस्वीकार नहीं किया था, केवल 3 असत्य कथन है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नैनार संतों की संख्या कितनी थी? देखिए, नैनार संतों की संख्या 63 थी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सत्य कथन का चयन करने के लिए कह रहा है। देखिए, सत्य कथन का चयन जो हो जाएगा, रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे, सही कथन है। देखिए, वे नैनार संतों से प्रभावित थे, गलत कथन है। नैनार संत से नहीं थे प्रभावित, अलवार संतों से प्रभावित था। उन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, यह भी गलत कथन है। देखिए, केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। आगे 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूफी संतों के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करने के लिए कह रहा है। देखिए, सूफी मुस्लिम रहस्यवादी थे, सही कथन है। वे इस्लाम आचार संहिता को स्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति भक्ति और सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे, ये गलत कथन है। उन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया, यह सही कथन है। देखिए, सूफी संत के बारे में 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीलातिक्रम के बारे में सत्य कथन का चयन करने के लिए कह रहा है। यह केरल में मलयालम में लिखी गई ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है, गलत कथन है। इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में किया गया था, यह भी गलत कथन है। इसका उपर्युक्त में से कोई भी सही कथन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है? देखिए, कथक नृत्य जो हो जाएगा उत्तर भारत से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है? यह जो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अब 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रसमंजरी की रचना किसने किया था? देखिए, रसमंजरी की रचना जो हो जाएगा भानुदत्त ने किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बृहदम पुराण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसकी रचना बंगाल में किया गया था, सही कथन है। इसमें ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियां खाने की अनुमति दी गई थी, यह भी सही कथन है। देखिए, दोनों के दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासक ने बनाया था? देखिए, पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर का जो हो जाएगा गंग वंश के शासक द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा।
मणि परवालम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए मणि परवालम का शाब्दिक अर्थ जो हो जाएगा हीरा और मूंगा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चारण भाट किससे कहते हैं? देखिए चारण भाट जो हो जाएगा यह राजपूत के सुर गाथाओं के गायकों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन करा है, दो चाला और चौचाला स्थापत्य किस क्षेत्र की विशेषता है? देखिए दो चाला और चौचाला स्थापत्य जो हो जाएगा यह बंगाल की विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कथन और कारक दिया गया है। कथन जो कह रहा है राजधानी को राजस्व का समय समय पर भेजा जाना कम हो गया था। सही कथन है दिल्ली सल्तनत के बारे में। गवर्नर यानी सूदखोरों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया था। यह भी सही कथन है। देखिए ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर 21 का आंसर होगा। अब 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जाट राज्य अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप से उभरा था? देखिए जाट राज्य जो हो जाएगा सूरजमल के समय शक्तिशाली रूप से उभरा था। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 61 के बीच उत्तरी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? देखिए 1748 से 61 के बीच जो हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली द्वारा 5 बार आक्रमण किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और कक्षा 7वीं की यह अंतिम क्वेश्चन है। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष किया था? देखिए गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग एडुटेरिया जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एनसीईआरटी सीरीज निकाला है उसकी कक्षा 7वीं की कुल 60 प्रश्न हम लोग देख लिए। इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें और कोशिश करें कि पूरा से पूरा वीडियो देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।